ये प्रोग्राम है सेहतनामा और इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है कि हम अपने दर्शकों को उस सब जानकारी से अवगत करवा सकें जिनके माध्यम से वो एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ये तो हम सब की चाहत होती है हमेशा ही कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हर साल किसी एक ख़ास मौसम में ज़्यादा दिखाई देती हैं और उन बीमारियों से बहुत सारे लोग ग्रसित भी होते हैं और उनका इलाज करवाने के बाद ही हम कुछ ठीक होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इन बीमारियों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं और कई बार कुछ लोग जो हैं वो मौत का शिकार भी हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश आज के इस प्रोग्राम में यही रहेगी कि हम बरसात के मौसम में होने वाली जो आम बीमारियां हैं जिनमें मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया प्रमुख हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी आप तक पहुंचा सकें। और ख़ास बात हम करेंगे डेंगू की, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर इस मौसम में अपना प्रकोप दिखाती है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे ग्रसित होते हैं और बहुत सारी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। डेंगू जो बुखार है वो क्या है, क्यों होता है, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और एक सेहतमंद जीवन जीने के लिए हम किस तरह से कुछ प्रिवेंशंस कर सकते हैं, इन सब विषयों पर आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं डॉक्टर डीजे रैना, जो कि स्टेट मलेरियोलॉजिस्ट के रूप में इन दिनों काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू अंजना जी। दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं, कुछ बीमारियां जो अक्सर बरसात के मौसम में होती हैं, और अगर खासकर हम डेंगू की बात करें या मलेरिया की बात करें तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हम सुनते हैं कि मच्छरों के काटने से होती हैं जी। तो हम अगर शुरुआत करें डेंगू से ही, डेंगू जो है वो बुखार क्या है और किस तरह से ये होता है, किस कारणों से ये होता है? देखिए, डेंगू फीवर जिसको हम आम भाषा में डेंगू भी कहते हैं जी। तो एक मच्छर के काटने से इसका वायरस ट्रांसमिट होता है। ये डेंगू वायरस होता है। अगर एक इन्फेक्टेड है पर्सन तो उसको एक एडीज मच्छर काटे और वो फिर एक दूसरे बंदे को काटे जिसमें अभी नहीं है डेंगू, तो उसको वो डेंगू ट्रांसमिट कर सकता है। अब जहाँ तक बरसात के मौसम की बात है, इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर 15 to 30 डिग्री और ह्यूमिडिटी 60 से 80% के बीच में जो है ये फेवरेबल होती है मॉस्किटो के पनपने के लिए। अच्छा। और ये दोनों चीज़ें इस मौसम में अवेलेबल होती है तो तभी ये मच्छर इस मौसम में ज़्यादा पनपता है और ये जो बीमारियों की आपने बात करी इसलिए ये ज़्यादा फैलती हैं इस मौसम में। यानी एक ख़ास तरह के मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है और ये मच्छर पनपने के लिए जो कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस, वो बरसात के मौसम में उनके लिए फिजिबल होती हैं, इसलिए वो ज़्यादा संख्या में होते हैं और लोग उससे इन्फेक्ट भी होते हैं। जी, जैसे आपने कहा कि एक ख़ास तरह का मच्छर है जिसके काटने से होती है और इन्फेक्टेड जो पर्सन को काटे और फिर वो आगे ट्रांसमिट होती है ये। हाँ, मच्छर के काटने से दूसरे पर्सन को जब वो काटे तो उसके ब्लड में ये वो वायरस छोड़ता है तो उस अगले पर्सन को भी वो डेंगू हो जाता है। कोई ख़ास ऐसा समय है जिस समय ये मच्छर जो है वो ज़्यादा आपको इससे खतरा रहता है? ये एडीज मच्छर जो है दिन के समय में ज़्यादा एक्टिव रहता है और काटता है और सुबह शाम को भी काट सकता है। हाँ जी। दिन के समय में इसका जो है खतरा ज़्यादा बना रहता है। अब जैसे हमने बात की कि मच्छर के काटने से होता है, तो जाहिर है कि मच्छर के पनपने के जो साधन हैं, अगर हम उन पे बात करें तो अगर हम उन पे कंट्रोल करें तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसे प्रिकॉशंस आप बताना चाहेंगे जिससे कि आप अपने घर के आसपास मच्छरों को ना पनपने दें? देखिए, सबसे पहले घर के अंदर और घर के बाहर साफ सफाई रखनी है, पानी जमा नहीं होने देना है। जैसे घर में हमारे पास वाश ट्रेज होती है, गबलों के नीचे ट्रेज होती है, एयर कूलर होती है जो हवा को ठंडा करने के काम आती हैं, मनी प्लांट की बोटल्स होती हैं, या कुछ टाइप के फ्रिज में एक ड्रिप ट्रे होती है जिसमें डिफ्रॉस्ट का पानी जमा होता है। उनको हफ्ते में एक बार खाली करना है और उनको वाइप करना है, सुखाना है। और इसके अलावा डिस्कार्डेड आइटम्स है जैसे नारियल के खोल हैं, डिस्पोजेबल गिलासेस हैं, बोटल्स हैं,
या टायर्स हैं, ओल्ड टायर्स हैं, उनको हमने डिस्कार्ड करना है, क्योंकि उनमें भी पानी जमा होके काज कर सकता है, ये डेंगू मच्छर को पनपने दे सकता है। और छतों के ऊपर जो टंकियां होती है, यूजुअली जब आंधी तूफान आता है तो उनके ढक्कन उड़ जाते हैं और हमें ध्यान ही नहीं रहता, तो हमें रेगुलरली चेक करना चाहिए हमारे टंकियों पर, पानी की टंकियों पर, छत पर जो हैं ढक्कन है नहीं है, या अगर और भी कोई स्टोरेज है पानी की छत पर तो उसको भी देखना चाहिए ढक्कन है, क्योंकि अदरवाइज उस पर मच्छर एग्स ले करेंगे। इसके अलावा जैसे मॉस्किटो नेट्स हैं, एंटी मॉस्किटो क्रीम्स हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, इनका उपयोग करना चाहिए। और इसके अलावा जो जालियां हैं, खिड़कियों दरवाज़ों पर जालियां लगानी चाहिए। और जालियां लगी भी हों तो तब भी कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं वो दरवाज़ा कहते हैं खुला रखें, तो वो दरवाज़ा खुला नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ से भी मच्छर अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा जब भी घर से बाहर जाना हो, फुल बाजू के कपड़े पहने, ट्राउज़र्स पहने, टांगों को पूरा कवर करके जाएं, और छत पर ना सोएं, बिकॉज छत पर सोने से भी मच्छर काट सकता है। हाँ जी, ये तो सारे आपने बता दिए कि वो प्रिकॉशंस जिनसे कि मच्छर ना पनपे, और जब मच्छर ही नहीं पनपेंगे तो उनके काटने से होने वाली ये जो आम बीमारी है डेंगू, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जी जी। अब अगर हम बात करें इसके लक्षणों की, कि किसी इंसान को डेंगू हो सकता है, डेंगू हो सकता है या हो गया है, ये हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आम डेंगू फीवर में होते हैं? देखिए अंजना जी, ऐसा है कि डेंगू 3 प्रकार का होता है जी। सबसे पहले डेंगू क्लासिकल फीवर। 95% जो लोग होते हैं जिनमें डेंगू होता है, ये इस टाइप का फीवर होता है। अच्छा। और इसके लक्षण हैं, सिर दर्द होती है, फ्रंटल हेडेक है, माथे के फ्रंट वाले पोर्शन में हेडेक होती है, एरिट्रो ऑर्बिटल पेन होती है, आईबाल्स जो होती है उनके पीछे पेन होती है, और जब हम आईबाल्स की मूवमेंट्स करें तो वो पेन बढ़ जाती है। इसके अलावा हाई ग्रेड फीवर होता है, वो जो इसका मेन सिम्टम है। उसके अलावा जोड़ों में दर्दें होती हैं, शरीर में दर्दें होती हैं, जी मिचलाना जिसे कहते हैं, उल्टियाँ हो सकती हैं, रैश हो सकते हैं बॉडी पर। तो आर्थराइटिस जो मैंने बताया, जोड़ों में दर्दें होती हैं, इसकी इम्पॉर्टेंस इसलिए भी है कि इनके लोगों के घरों में क्या होते हैं कि कुछ मेडिसिन किट्स पड़े होते हैं, उनमें पेन किलर होता है। अच्छा। और लोग वो जोड़ों की दर्दों के लिए पेन किलर खाते हैं, जो इसमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिकॉज कुछ केसेस में डेंगू के प्लेटलेट कम होते हैं, और अगर वो पेन किलर खाएं तो ऑलरेडी जो प्लेटलेट्स कम हो चुके हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे। हाँ जी, तो ये हो गया डेंगू क्लासिकल फीवर। तो इसके बाद जो 2 और सीवियर फॉर्म के हैं, वो डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम है। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा तो कि 95% जो केसेस होते हैं वो डेंगू क्लासिकल फीवर के होते हैं, और उनका इलाज घर में ही हो सकता है, इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो बाकी 5% जो सीवियर फॉर्म में चले जाते हैं, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिसको बोलते हैं कि आंधी से पहले वाली खामोशी, लल बिफोर द स्टॉर्म। क्या होता है कि लोग एफिब्राइल होते हैं, उनका बुखार टूट जाता है, चौथे 5वें दिन के बाद बुखार नहीं रहता, तो वो मस्त हो जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं, भाई बुखार हो गया ठीक, अब कुछ नहीं होएगा। लेकिन यही चीज़ है जहाँ पर वो तूफान से पहले वाली खामोशी, जैसे मैंने आपसे बात करी कि 5% लोगों में ऐसा हो सकता है। तो उनको नज़र रखनी है कि भाई हम कहीं डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट तो उनका ऑलरेडी हो चुका होता है। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर में क्या होता है, नाक या मुंह से खून आता है, मसूड़ों से खून आता है, उल्टी में खून आ सकता है, ब्लैक मोशन जैसे स्टूल्स में खून आ सकता है, और स्किन पर छोटी छोटी हेमरेजेस होती हैं जिनको हम पेटिचियल हेमरेजेस कहते हैं, वो हो सकती हैं। तो इसके अलावा जो डेंगू शॉक सिंड्रोम की मैंने बात करी, वो सबसे सीवियर फॉर्म है। इसमें हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, बाजू और टांगे ठंडी पड़ जाती है, जिनको हम कोल्ड क्लैमी लिम्ब्स कहते हैं, पल्स वीक हो जाता है, बीपी फॉल होता है, पेशेंट शॉक में चला जाता है, और पेशेंट को अगर टाइमली और प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना मिले तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, बट ये प्रिवेंटेबल है। इससे हम बच सकते हैं, इसका इलाज संभव है। और जैसे आपने बताया कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। 95% जो है वो डेंगू क्लासिक होता है, जिसमें कि वो आराम से घर में रहकर ही उसका जो इलाज हो सकता है। कितने दिनों में अक्सर ये जो फीवर है या ये जो डेंगू इन्फेक्शन है ये आमतौर पर ठीक हो जाता है? देखिए, जो क्लासिकल फीवर 95% की जो बात करी,
ये कोई 5 से 7-8 दिनों के बीच में ठीक हो जाता है। एक शब्द आपने इस्तेमाल किया प्लेटलेट्स, हाँ और डेंगू में अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं। ये प्लेटलेट्स क्या हैं और डेंगू में ये क्यों कम हो जाते हैं, और कितना लेवल जो है वो रहना चाहिए, जिससे अगर ज़्यादा कम है तो फिर कोई खतरे की बात हो सकती है? देखिए, प्लेटलेट्स एक किस्म की कोशिकाएं होती हैं जो खून में होती हैं, जैसे आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, ये भी एक किस्म की होती हैं। तो ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। अच्छा। और डेंगू फीवर में ये प्लेटलेट्स कम होती हैं। तो अगर 10,000 से नीचे हैं तो तब हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तब हमें खतरे की बात है कि खतरा नहीं है, अगर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करेंगे फिर खतरा नहीं है। जी जी। लेकिन उस टाइम हमें फिर थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है। तो वाच रखना प्लेटलेट्स पर, भाई अगर कम हो रही हैं तो कितना कम हो रही है, और डॉक्टर्स की सलाह लेकर डॉक्टर जैसे मुनासिब हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ेगी अगर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी, तो वो देखना है हमें। यानी प्लेटलेट्स वो एक कोशिकाएं हैं जिनका नंबर जो है इस फीवर की अगर हम बात करें तो 10,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अगर जाता है तो फिर आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाकर और हॉस्पिटलाइजेशन करके, अगर चढ़ाने की नौबत आती है तो वहीं पर उसका इलाज होगा। जी जी जी। अगर हम बरसात के मौसम की जैसे हम बात करते हैं तो अक्सर जो बरसात पहले होती थी वो जुलाई अगस्त, ये महीने जो बरसात के होते थे, इन दिनों इन तरह की इन्फेक्शंस भी होती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि अगस्त एंडिंग, सितंबर और अक्टूबर तक भी डेंगू के केसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। वो जो शायद मुझे लगता है कि 5-10 साल पहले तक ऐसा नहीं था। क्या ये वेदर कंडीशंस चेंज होने से या ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से या एनवायरनमेंट पोल्यूशन से कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि इन महीनों में जिनमें कि गर्मी बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर होती है, उन दिनों भी डेंगू के केसेस जो हैं वो ज़्यादा आते हैं? जी बिल्कुल सही है। अभी जो क्लाइमेटिक चेंज होती है जी, तो अभी थोड़ा सा बरसात भी आगे चला गया है। एंडिंग जुलाई से, मतलब जून, पहले जून में एंडिंग में होता था, तो सही महीने में जुलाई से सही महीने में शुरू होता है, तो एंडिंग जुलाई से ही डेंगू शुरू होता है और इवन दिसंबर तक चलता है। और जो इसका पीक सीजन है, पीक सीजन जो पिछले प्रीवियस फ्यू ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ये दूसरे या तीसरे हफ्ते अक्टूबर में इसका पीक सीजन आता है, मतलब जो अभी आना है। अच्छा। हर साल मतलब दूसरे या चौथे वीक में अक्टूबर के इसका पीक सीजन जो है वो अक्सर देखा गया है पिछले दूसरे तीसरे वीक में पिछले कई सालों से ऐसा देखा है। तो हमें इस दौरान ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर हम समझते हैं कि अब तो बरसात ख़त्म हो गई, जो एक इमेज हमारे दिमाग में है कि जुलाई अगस्त गया तो बरसात ख़त्म हो गई, तो हम थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन वो लापरवाही नहीं करनी है। अक्टूबर 2nd वीक तक इसका खतरा जो है वो बना रहता है। अब उसका ये रीज़न है, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, कि जब बरसात खत्म भी हो गई तो लेकिन जो पानी जमा है वो अभी सूखा नहीं होता। तो जब वो पानी अभी पड़ा है उसमें मच्छर तो पनपेंगे, इवन बरसात खत्म हो गई, और उसके बाद जब वो काटेंगे किसी पर्सन को, उसको कोई 7 से कोई 12 दिन तक लगते हैं कि डिजीज के सिम्टम, तो इसलिए ये आगे भी चला जाता है। अब अगर इसके हम अगर इलाज की बात करें तो क्या कोई प्रॉपर दवाई डेंगू के लिए ही है बनी है, या कोई इंजेक्शन या कोई प्रिवेंशन ऐसे हैं, या फिर इसका जो इलाज है इस तरह से होता है कि अगर बुखार की टेबलेट दे दी या दर्दों की टेबलेट दे दी, किस तरह से इसका इलाज जो है? सबसे पहले दर्दों की टेबलेट तो बिल्कुल नहीं देनी, वो मैंने बात करी अभी आपसे जी। तो जो बुखार की टेबलेट है वो एज ए फर्स्ट एड है। अगर कहीं ऐसे इनएक्सेसिबल एरिया में है या रात का समय है, डॉक्टर के पास नहीं जा पाया, तो उस टाइम एज ए फर्स्ट एड पैरास्टामोल की टिक्की ले सकते हैं, और वो जो 4 घंटे से पहले रिपीट नहीं करनी चाहिए। और टेपिड स्पॉन्ज, नलके के पानी, ठंडे पानी की नलके के पानी की पट्टियाँ करनी है, सिर पर करनी है, बाजू, टांगों, हाथ पैर पर, उससे बुखार उतरने में मदद मिलती है। और जो आपने ये बात कही कि भाई इसका कोई स्पेसिफिक इलाज है, इसका अभी तक कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है और ना कोई वैक्सीन अभी तक दस्तयाब है। हालांकि रिसर्च चल रही है, तो अभी इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट ये है, जैसे किसी पेशेंट का बीपी कम हो गया तो उसको वो ट्रीटमेंट देनी है, किसी का प्लेटलेट कम हो गया तो वो ट्रीटमेंट देनी है। तो अब ये है कि मैंने बताया आपको कि इसमें शॉक में चला जाए, इसमें एडिक्वेट हाइड्रेशन ज़रूरी है। हाइड्रेशन में जैसे होम मेड फ्लूइड्स, लस्सी है, नारियल पानी है, या फ्रूट जूस है, या ORS का गोल है,
वो पेशेंट को हम दे सकते हैं। और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेनी है, एडिकेट रेस्ट करना है, और जैसे सिगरेट शराब नहीं लेनी है। तो ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जिससे हमें डेंगू को फाइट करने में, तो इसको टॉलरेट करने में, इससे फाइट करने में मदद मिलती है। वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि डाइट कोई ख़ास जो है जो इस बुखार से जल्दी निजात पाने में मदद कर सकती है, तो उसमें आपने बता दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स हमें लेने हैं और फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स जितनी ज़्यादा हम ले सकें उससे इससे बाहर आने में हमें जो मदद जो है वो मिल सकती है। और सपोर्टिव ट्रीटमेंट की जो आपने बात की कि जिस तरह के लक्षण एक पर्टिकुलर मरीज़ में है उसी तरह की दवाई जो एक्सपर्ट या डॉक्टर्स जो हैं वो उसे सुजेस्ट करते हैं। कुछ लोग जब बुखार हो गया तो क्या इसके लिए कोई प्रॉपर टेस्ट करके हमें पता चलेगा कि डेंगू है? हाँ बिल्कुल, इसमें 2 किस्म के टेस्ट हैं, एक है रैपिड टेस्ट, एक है एलिजा टेस्ट। जो रैपिड टेस्ट है मिसलीडिंग है, बिकॉज इसमें कोई वैलिडिटी बड़ी कम है, फैल्स पॉजिटिव फैल्स नेगेटिव आते हैं। इट इज़ नॉट ए डिज़ायरेबल टेस्ट, क्योंकि एज पर गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो हमारी यूटी की गवर्नमेंट है उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से भी रैपिड टेस्ट को हम तभी वैलिड मानते हैं जब उसके बाद एक एलिजा टेस्ट कराएं, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट तभी हम मानते कि चलते हैं कि इसको डेंगू है। तो रैपिड टेस्ट हम डिस्करेज करते हैं। और दूसरा जो है जो एलिजा टेस्ट है, जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है, वो 2 टाइप के, एक NS1 टेस्ट है जो पहले 5 दिन में, बुखार के पहले 5 दिन में वो डेंगू को डायग्नोज करने में मदद करता है, और 7वें दिन से ऑनवर्ड्स हमें एक IgM एलिजा टेस्ट है वो मदद करता है, इसको डायग्नोज करने में काम आता है। हाँ जी जी, यानी कि रैपिड टेस्ट पे हमें ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। जी। हमें दूसरा टेस्ट जो है ज़रूर करवाना चाहिए। और अगर उसमें कंफर्म होता है कि डेंगू है तो फिर उसका प्रॉपर इलाज जो है वो करवाना चाहिए। जी। कितने जो मरीज़ हैं वो घर में ही ठीक हो जाते हैं और कितने % को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, जो आम आपने पिछले कुछ सालों के सर्वे से देखा होगा? जी, मैंने आपसे पहले भी ये जिक्र किया कि कोई खाली 5% लोगों को हॉस्पिटल एडमिशन ज़रूरत पड़ती है, जो सीवियर फॉर्म डेंगू, हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम है, तो उनको ज़रूरत पड़ती है 5% लोगों को। मच्छर के काटने से डेंगू होता है, ये तो हमने जान लिया। मच्छर के काटने से मलेरिया भी होता है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्या थोड़ा शुरू में इंसान गेस कर सकता है कि हम डेंगू, ये बुखार हो सकता है, ये मलेरिया हो सकता है, या प्रॉपर टेस्ट करने के बाद ही कंफर्म होता है? दोनों के लक्षणों में या कुछ खास फ़र्क है? देखिए, सही फ़र्क तो हमें टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, लक्षणों में फ़र्क है, जैसे मैंने डेंगू के लक्षण तो आपको बता दिए है। जी। तो मलेरिया में हाई ग्रेड फीवर होता है, ठंड के साथ इसमें बुखार आता है, और इसमें भी जैसे रैश, नाशिया, जी मिचलाना जिसे कहते हैं, उल्टियाँ, दौरे भी पड़ सकते हैं इसमें, और पेशेंट बेहोश भी हो सकता है मलेरिया में। तो डेंगू में यूजुअली जैसे रेट्रो ऑर्बिटल पेन मैंने बताया, या यूजुअली फ्रंटल, माथे के फ्रंट वाले पोर्शन में दर्द होती है, यूजुअली ये मलेरिया में नहीं देखा जाएगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक चिकनगुनिया है, उसी के बाद वो भी एडीज मच्छर के काटने से होता है, जिससे डेंगू होता है। अच्छा। तो उसमें कुछ क्लासिकल सिम्टम्स है, उसमें जोड्स ज़्यादा इन्वॉल्व, ज़्यादा टेंडेंसी उसमें बुखार होता है और जोड्स ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। और यूजुअली पेशेंट्स पहले अपना आर्थोपेडिक ट्रीटमेंट कराते हैं आर्थोपेडिशियन से, तो बाद में पता चलता जोड़ों की प्रॉब्लम है, तो बाद में पता चलता टेस्ट करा के भाई ये चिकनगुनिया था। यानी मच्छर के काटने से ही मलेरिया होगा, मच्छर के काटने से डेंगू होगा, मच्छर के काटने से ही चिकनगुनिया भी मलेरिया में दूसरे किस्म का ये मच्छर है, एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज टाइप मच्छर। लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर एक ही है। हाँ जी। लेकिन लक्षणों में थोड़ा सा फर्क है। चिकनगुनिया में जैसे आप बता रहे हैं कि दर्दें बहुत होती हैं, खासकर जोड़ों में, तो पहले कुछ लोग समझते हैं कि शायद जोड़ों की कोई प्रॉब्लम है, लेकिन टेस्ट उसका भी फिर जो है वो कंफर्म होता है कि चिकनगुनिया। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया तीनों की हमने बात की। ये एक ऐसी बीमारियां हैं जो अक्सर बरसात के मौसम में या उस मौसम में जिसमें मच्छर पनपता रहता है वहाँ होती हैं। तो इनके प्रिकॉशंस के लिए जैसे आपने शुरू में भी बताया था, कुछ प्रिकॉशंस जो आप लोगों को रिपीट करना चाहें जिससे कि वो इन तीनों बीमारियों से बच सकें। मेन प्रिकॉशन है कि पानी जमा नहीं होने देना है, कहीं पर पानी जमा नहीं है, साफ सफाई रखनी है। जहाँ पर भी हमें पानी लगे तो वो उसका निपटारा करना है। अगर कोई कहीं पर पीएचई की पाइप टूटी हुई है तो पानी जमा हो रहा, तो पीएचई डिपार्टमेंट आजकल जियो टैग्ड वीडियोज बनाते हैं लोग, तो एक जियो टैग्ड वीडियो भेज दिया।
अगर कहीं पर गंदी नाली में ब्लॉक आ गया, पानी जमा हो गया, तो एक जियो टैग्ड वीडियो बना के उन्होंने म्यूनसिपैलिटी को भेज दी ताकि वो उसका निपटारा करें। और हमारी एक 104 हेल्पलाइन भी है, किसी को पूछना हो इन बीमारियों के बारे में या और कोई उनके जानकारी जानना चाहते हैं, कोई मदद चाहिए होगी, तो 104 पर वो मदद कर सकते हैं। 104 करके एक हेल्पलाइन आप बता रहे हैं। अगर किसी भी शहरवासी को या जम्मू कश्मीर के किसी भी निवासी को कुछ भी जानकारी इस बारे में चाहिए तो वो इस हेल्पलाइन से 10 से 6 बजे तक वो कॉल करके पता कर सकते हैं। आपके विभाग द्वारा भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ समय समय पर की जाती होंगी जिससे लोगों में अवेयरनेस जो है वो की जा सके। किस तरह की आप एक्टिविटीज़ जो है वो करते हैं ताकि लोगों इस बारे में जागरूक किया जा सके? जैसे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, रेडियो पर भी मैं इंटरव्यू होते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पर भी इंटरव्यू होते हैं, और स्कूलों में एक्टिविटीज़ होती है। हमारे डॉक्टर स्कूलों में जाते हैं, इवन स्कूल विभाग के भी टीचर्स भी इसके बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं, जो पोषण डिपार्टमेंट है, वो भी इसके बारे में बात करते हैं। और हमारी स्कूल हेल्थ टीम्स होती हैं, एक मोबाइल मेडिकल यूनिट टीम्स होती हैं, वो भी इसके बारे में बच्चों से बात करते रहते हैं। प्रिंट अखबारों में ये आता रहता है। तो ये आईसी के बारे में जहाँ तक बात है ये है। तो इसके अलावा भी कुछ जो हमारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ है, मैं उनको के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा लोगों की नॉलेज के लिए। ज़रूर। जैसे हमारे वर्कर्स हैं, मलेरिया वर्कर्स हैं, वो 15 दिन में एक बार लोगों के घरों में जाते हैं, वहाँ पर कंटेनर चेक करते हैं। अच्छा। जिनमें पानी जमा हो, भाई उनमें कहीं लार्वा तो नहीं मच्छर का है, तो उनको वो डिस्ट्रॉय करते हैं लार्वे को, और लोगों को अवेयर करते हैं, अवगत कराते हैं। और अगर कोई बुखार का केस हो, उनको लोगों को टेस्ट के लिए मोटिवेट करते हैं, मलेरिया और डेंगू का टेस्ट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। और इसके अलावा अगर कहीं पर मान लीजिए डेंगू का केस मिल ही गया या मलेरिया का, चिकनगुनिया का, तो उस घर में भी स्प्रे होती है, और उसके घर के 50 घरों के आसपास अराउंड स्प्रे होती है। और अगर मॉस्किटो डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो जिससे हमें इमीडिएट छुटकारा पाना, तो हम एक थर्मल फॉगिंग भी एनवायरनमेंट में हमारी गाड़ी जाती है, वो डीजल के साथ इंसेक्टिसाइड मिक्स होके तो वो एनवायरनमेंट में छोड़ती हैं, जिससे वो एडल्ट मॉस्किटो में को मारने में भी मदद मिल जाती है। तो इसके अलावा जो गैम्बूजिया फिश है, पॉन्ड्स में जहाँ पर पानी जमा है, तो लोग रखना भी चाहते हैं पॉन्ड्स को, लेकिन पॉन्ड्स के नुकसान भी हैं, तो उनमें वो गैम्बूजिया फिश डालते हैं, तो वो लार्वे को खाती है। वो भी मच्छर को पनपने ना देने में हमारी मदद कर सकती है। और इसके अलावा लैब्स हमारी हैं, उनकी फंक्शनैलिटी चेक करी हुई है हमने, लैब्स ठीक हैं। अभी इस साल हम ब्लॉक लेवल पर टेस्ट ले गए हैं। पहले क्या पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आना पड़ता था टेस्ट कराने के लिए, तो उसमें उसका पैसा वेस्ट होता था, तो किसी और बंदे को भी उसके साथ आना पड़ता था। अब वो नहीं है, ब्लॉक लेवल पर सैंपल लिया जाता है और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोल्ड चेन में ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसका रिजल्ट उनको उसी दिन व्हाट्सएप या टेलीफोन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इसके अलावा मॉनिटरिंग होती है, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिस पर हम पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, कश्मीर का भी एक पोर्शन है, एक जियो टैग्ड एक्टिविटीज़ वहाँ के वर्कर्स उन ग्रुप्स में डालते हैं, हर दिन डालते हैं, एक रिपोर्ट बनते हैं। हम देखते हैं कि भाई उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रहे हैं, उनका काम कैसा चल रहा है, कहीं पर अगर उनको फीडबैक देने की ज़रूरत है वो भी देते हैं। एक इसके अलावा एक IHIP पोर्टल है। IHIP पोर्टल पर क्या है, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल, उस पर जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, इवन डॉक्टर्स हैं जो डायग्नोज करते हैं, वो चढ़ाते हैं उस पोर्टल पर। तो हमें हर रोज़ मिडनाइट हम वो पोर्टल पर चेक करते हैं कि भाई कितने टेस्ट हुए हैं आज, कितने केस डायग्नोज हुए, उस की बेसिस पर हम डिफरेंट एक्शंस लेते हैं और डाटा को एनालाइज करते हैं कि भाई हम आगे के लिए हम क्या मतलब ऐसे मेजर्स ले सकते हैं कि ताकि आगे हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सके। इक्विपमेंट्स वगैरह जो हैं हमारे, पंप्स, सब की हमने फंक्शनैलिटी चेक करी हुई है, गवर्नमेंट देखती रहती है। और फिर एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ मीटिंग्स हमारी होती है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे सेक्रेटरी, वर्दी सेक्रेटरी टू हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कमिश्नर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, या इधर DC साहिबान वगैरह के साथ भी हमारी, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव
जो सपोर्ट मिले, बिकॉज इसमें मल्टी सेक्टोरल बहुत ज़्यादा सेक्टर्स इन्वॉल्व है, खाली हेल्थ सेक्टर नहीं है, जैसे PWD है, रोड एंड बिल्डिंग है, PHE डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपैलिटी है, और भी बड़े विभाग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये सब मिलकर जो है एक प्रयास डेंगू को करते हैं कंट्रोल करने के लिए मदद कर सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज आपने बता दी कि बहुत सारा प्रयास जो है वो पर्टिकुलरली जो आपका डिपार्टमेंट है स्टेट मलेरियोलॉजिस्ट का वो कर रहा है। सरकार द्वारा भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जो है बताई और इम्पोर्टेंट चीज़ है सॉरी कि जो बेड्स हैं, बेड्स एंड वार्ड्स डिजिग्नेट करिए गवर्नमेंट ने, पेशेंट्स आते हैं तो उनको दिक्कत नहीं आती है इसमें। जी, यानी सब डिपार्टमेंट्स या सब जो सोसाइटी के अलग अलग सेक्टर्स हैं वो मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जो लोग हैं वो खासकर डेंगू और मलेरिया और चिकनगुनिया की बीमारियों से प्रभावित हों, इसको हम जितना कंट्रोल कर सके उतना वर्क करें। और उम्मीद करते हैं कि सबके जो ये मिले जुले प्रयास हैं वो हमें एक स्वस्थ समाज की तरफ ले जाएंगे। कोई एक खास मैसेज आप हमारे दर्शकों को दूरदर्शन जम्मू के माध्यम से देना चाहेंगे? जैसे प्रिकॉशंस मैंने आपने पहले ही बताई, इसके अलावा दो और चीज़ें जो मैंने पहले बोल भी चुका हूँ लेकिन अब दोबारा बोलना चाहूँगा। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है, और दूसरा जब बुखार सबसाइड हो जाए तो उस टाइम हमने निश्चिंत नहीं होना है, बिकॉज़ वो आंधी से पहले वाली खामोशी है, उसमें और सीवियर फॉर्म हो सकता है। और अगर कहीं बाहर से केस आ रहे हैं, भाई यहाँ के केस नहीं है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, तो हम ये ना सोचें कि भाई अब हमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये लोकल केस नहीं है यहाँ का, हमें कोई खतरा नहीं। लेकिन उस केस को भी यहाँ के मच्छर काट के फिर इधर के लोगों को भी वो फैला सकते हैं। डेंगू बुखार क्या है, ये किस तरह से होता है, किन कारणों से होता है और किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, इन सभी विषयों पर आज हमने इस कार्यक्रम सेहतनामा के माध्यम से बात की। हमारे साथ स्टूडियोज़ में थे स्टेट मलेरियोलॉजिस्ट डॉक्टर DJ रैना। डॉक्टर साहब, इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंजना जी। मैं आपकी चैनल का भी, दूरदर्शन का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरे को लोगों तक अपनी बात पहुँचाने में एक मौका दिया, और लोगों का भी एक धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने मेरी बात सुनी गौर से, और उम्मीद है कि वो उस पर अमल भी करेंगे। जी, तो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर DJ रैना द्वारा दिए गए इन संदेशों पर लोग ज़रूर अमल करेंगे और कोशिश करेंगे हम सब मिलकर एक ऐसे समाज की संरचना की जिसमें सभी मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों, क्योंकि स्वस्थ समाज ही एक स्वस्थ देश और एक विकसित देश बनाने में हम सब की मदद करेगा। आज के प्रोग्राम सेहतनामा में इतना ही। अंजना बड़याल को दीजिए अनुमति। आप देखते रहिए जम्मू दूरदर्शन। नमस्कार।